हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 6। राजन ने जब अपने दोस्त भूषण को पहचानने से इनकार कर दिया तो भूषण दुखी होकर घाट चला आया और सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाने लगा। उसे रह रहकर राजन की कही बात याद आ रही थी। भूषण खुद को राजन का सबसे करीबी और खास दोस्त मानता था और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन आज उसके ही खास दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। भूषण शर्ट के बाजू से अपनी आंखें पोंछता और फिर आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते। सामने बहते गंगा के पानी को देखते हुए भूषण की आंखों के सामने कितने ही खूबसूरत पल आए और गए जो उसने राजन और दूसरे दोस्तों के साथ बिताए थे। वो दिन भर राजन के साथ उसकी गाड़ी में घूमना, उसके लिए लोगों से डंडे खाना, झगड़े करना, उसका ख्याल करना, सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। बीते वक्त के बारे में सोचते हुए भूषण को ख्याल ही नहीं रहा कि कब उसके साथ का एक लड़का आकर उसके बगल में बैठ गया। तंद्रा तब टूटी जब उसने कहा, अरे भूषण भैया, जेका आप रो रहे हो? नहीं, हम कहाँ रो रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही आंख में कुछ हो चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूषण ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। ओ भैया, जब राजन भैया सबके सामने आपको पहचानने से मना कर दिए तो आपका चेहरा देखे हम कैसे उतर गया था। आपको ऐसे देख के ना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजन भैया के बाद आप ही तो हम सबको संभाले हो, तो आपके प्रति कोनो फर्ज बनता है हमारा, बस इसीलिए चले आए। पर कुछ भी कहो भैया, भूषण भैया अब राजन भैया पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। लड़के ने कहा जिसका नाम रमेश था। जी तो हम भी ना समझ पा रहे हैं रमेशवा, आखिर राजन भैया ने हमें पहचानने से इनकार काहे कर दिया? उस पर प्रताप चचा, वो तो हमें उनसे मिलने तक ना दे रहे। भूषण ने सोच में डूबकर कहा। अरे भैया चिंता ना करो, राजन भैया जब नहीं थे तब कौन था हमारा लीडर? आप थे ना, तो आप ही रहोगे। ये सब चिंता छोड़ो और चलो, रमेश ने कहा। कहाँ? भूषण ने पूछा। अरे भैया आपकी टेंशन का तगड़ा इंतजाम है हमारे पास, आप चलो। कहते हुए रमेश ने भूषण को उठाया और अपने साथ लेकर वहां से चला गया। घाट से बाहर आते हुए भूषण ने ध्यान नहीं दिया और सामने से आते मुन्ना से टकरा गया। मुन्ना इस वक्त फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। उसने सामने भूषण पर ध्यान नहीं दिया और बिना देखे ही सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। भूषण वहीं रुककर नफरत से मुन्ना को घूरने लगा। भूषण भैया क्या हुआ, रुक काहे गए? रमेश ने कहा। हमसे राजन भैया को छीनने वाले इन दोनों भाइयों को एक दिन हम ऊ मजा चखाएंगे कि जे लोग हमेशा याद रखेंगे, भूषण ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा। अरे भैया छोड़ो उन्हें, ये सब कांड राजन भैया और मुन्ना भैया की दुश्मनी की वजह से ही तो हुआ है। ना राजन भैया इनकी बहन को छेड़ते और ना जो झगड़ा होता। छोड़ो ये सब और चलो, रमेश ने कहा। मुन्ना को देखकर भूषण का मूड खराब हो चुका था, इसलिए उसने रमेश को साइड करते हुए कहा, छोड़ो, हमें कहीं नहीं जाना, हम घर जा रहे हैं। कल सुबह राजहंस वाली टपरी पर मिलते हैं। भूषण भैया, अरे भूषण भैया सुनिए तो, रमेश ने आवाज दी, लेकिन भूषण तब तक वहां से चला गया। लगता है आज सूखा ही रहना पड़ेगा, खुद में बड़बड़ा कर रमेश भी वहां से चला गया। सीढ़ियां उतरकर मुन्ना नीचे आया और पानी से कुछ ऊपर सीढ़ी पर आकर बैठ गया। मुन्ना ने कान से लगाए फोन को हटाकर स्क्रीन को देखा। एक लाल दिल के पहले हिंदी में गौरी लिखा हुआ था। मुरारी के कहने पर मुन्ना ने गौरी शंकर को आखिरकार गौरी में बदल ही लिया। उसने एक बार फिर गौरी का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थी जो कि मुन्ना को सुकून पहुंचा रही थी। हवा से उसके बाल भी उड़कर माथे पर आते और मुन्ना बड़ी ही सहजता से उन्हें वापस सही कर लेता। रिंग जा रही थी लेकिन गौरी ने फोन नहीं उठाया और जैसे जैसे रिंग जा रही थी मुन्ना बेचैन हो रहा था। इंदौर, गौरी का घर। गौरी अपने कमरे में बिस्तर पर पेट के बल तकिए में मुंह छुपाए लेटी थी।
नंदिता की बात से वह थोड़ा दुखी थी शायद। नंदिता ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया और वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। गौरी को दुखी देखकर नंदिता ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद ही गौरी का फोन बजा और बजता रहा। गौरी ने पहली बार में फोन नहीं उठाया और एक लंबी रिंग के बाद फोन कट गया। फोन एक बार फिर बजा। गौरी ने फोन उठाया और स्क्रीन पर मान का नाम देखकर एकदम से उठकर बैठ गई। मुन्ना का फोन देखकर उसे शाम वाली बात एकदम से याद आ गई। वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और फोन को हाथ में थामे कमरे में यहाँ वहां पैर पटकते हुए खुद से कहने लगी, और ये इस वक्त मुझे फोन क्यों कर रहा है। अगले ही पल गौरी को अपना और मान का रिश्ता याद आया। साथ ही उंगली में पहनी अंगूठी पर भी नजर चली गई। उसने फोन अपने सर पर मारा और कहा, स्टूपिड, वो तुम्हारा होने वाला पति है। तुम्हें फोन नहीं करेगा तो किसे करेगा। हाँ, लेकिन इसे फोन नहीं करना चाहिए। उस कांड के बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या पता ये मुझे डांटने के लिए फोन कर रहा हो। एक काम करती हूँ, मैं इसका फोन उठाती ही नहीं हूँ। इसे लगेगा मैं सो चुकी हूँ और सुबह तक ये उस बात को भूल जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। यही करती हूँ। ओ गौरी, तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो। गौरी ने अपने ही होठों को उंगलियों से छूकर हवा में चुम्मा देते हुए कहा। तब तक मुन्ना का दूसरा फोन भी कट चुका था। गौरी ने राहत की सांस ली और आकर बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल फोन फिर बजा और गौरी ने रुआसा होकर अपने नाखून चबाते हुए कहा, अरे बाप रे, ये तो पीछे ही पड़ गया। अगर मैंने फोन बंद किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं जाग रही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, आइडिया। एक काम करती हूँ, फोन जय को दे देती हूँ और उससे कहूंगी कि वो मान से बात करे। गौरी ने अपना फोन उठाया और लेकर जय के कमरे में आई। जय उस वक्त कोई वीडियो गेम खेलने में बिजी था। जय, मान का फोन है, इससे बात करो। गौरी ने फोन जय को देकर कहा। अरे लेकिन मैं क्या बात करूं? जय ने कहा। जैसा कि गौरी जय को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने 500 का नोट जय के सामने कर दिया। 500 का नोट देखते ही जय की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने नोट लिया और फोन रिसीव कर कान से लगाकर बड़े ही प्यार से कहा, हेलो। गौरी के कहने पर जय की आवाज सुनकर मुन्ना को थोड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, गौरी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जीजाजी, गौरी मेरी बहन है और मैं उसके साथ इसी घर में रहता हूं, जय ने कहा। गौरी ने सुना तो उसने जय के सर पर चपत लगाकर उसे घूरा तो जय ने बात संभालते हुए कहा, आपने इस वक्त फोन क्यों किया है? गौरी कहाँ है? उसे फोन दो, हमें उससे बात करनी है, मुन्ना ने सहजता से कहा। जय को चुप देखकर गौरी ने इशारे से पूछा। जय ने फोन के स्पीकर पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, वो आपके बारे में पूछ रहा है और आपसे बात करवाने को बोल रहा है। उससे कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं, ये तो झूठ हो जाएगा। उससे कहो मैं कहीं चली गई हूँ और मेरा फोन घर पे रह गया है। नहीं, ऐसा कहा तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तुम उससे कह दो मैं मर गई। अरे मैं क्या करूं? तुम उससे कहो मैं सो गई हूं। गौरी ने कमरे में यहां वहां अपने पैर पटकते हुए कहा। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? आप तो मेरे सामने हो, जय ने कहा। गौरी समझ गई जय क्या चाहता है। उसने अपने माथे पर आए बालों को फूंक मारी और एक 500 का नोट फिर से जय के सामने कर दिया। जय ने बड़ी सी स्माइल के साथ अपने दांत दिखाए और फोन कान से लगाकर कहा, दी सो गई है, मेरा मतलब वो घर पर नहीं है। जरा गौरी के फोन का स्पीकर ऑन करना, मुन्ना ने फिर सहजता से कहा। जय ने चुपचाप स्पीकर ऑन कर दिया और दूसरी तरफ से मुन्ना ने कहा, मिस गौरी शर्मा, क्या हम जान सकते हैं हमारा फोन न उठाने की वजह क्या है? तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना फोन लो, अपने कमरे में जाओ और हमें फोन करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सीधा तुम्हारी मॉम को फोन करेंगे। और आज शाम तुमने जो किया वो, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, गौरी ने एकदम से कहा।
और फिर खुद ही अपना सर पीट लिया, क्योंकि कुछ देर पहले उसी ने जय से कहलवाया था कि वो घर पर नहीं है। मुन्ना ने सुना तो वो मुस्कुराए बिना ना रह सका और कहा, तो तुम घर पर ही हो, गुड। अब 10 मिनट के अंदर हमें फोन करो और ये नाखून चबाना बंद करो। मुन्ना की बात सुनकर गौरी ने ध्यान दिया कि टेंशन के चलते वह अपने नाखून चबा रही है। फोन कट चुका था और गौरी हैरान परेशान से वहीं खड़ी थी। उसने जय के सर पर एक चपत मारी और कहा, जय के बच्चे, एक काम तो तुमसे ठीक से नहीं होता। गौरी ने जय के हाथ से अपना फोन लिया और साथ में 500 वाले दोनों नोट भी छीन कर ले गई। अरे मेरे पैसे तो दो! जय चिल्लाते ही रह गया और गौरी चली गई। जय ने अपना निचला होठ बाहर निकाला और वापस अपना वीडियो गेम खेलने में लग गया। गौरी अपना फोन लेकर कमरे में आई। उसने फोन बिस्तर पर रखा और एक बार फिर कमरे में घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुन्ना से क्या कहे। जो गलती आज उसने की थी उसके लिए लेक्चर तो उसे सुनने ही थे। गौरी ने हिम्मत की और मुन्ना का नंबर डायल किया। एक रिंग के बाद ही मुन्ना ने फोन उठा लिया। वह कुछ कहता इससे पहले ही गौरी कहने लगी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था, फोन अंकल ने उठाया है और मैंने ऐसी हरकत कर दी। मुझे माफ कर दो मान, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म से पानी पानी हो चुकी हूँ। मैं सच में पागल हूँ, गधी हूँ। मुझे एटलीस्ट पूछना चाहिए था सामने कॉल पर कौन है। सॉरी। आई होप कि अंकल भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। अगर वो नाराज भी है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी और उन्हें मना लूंगी, पर पहले तुम। आई लव यू। मुन्ना ने अपनी सर्द आवाज में गौरी की बात बीच में काट कर कहा। मुन्ना की बात सुनकर गौरी आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? आई लव यू। मुन्ना ने एक बार फिर उतने ही प्यार से कहा तो गौरी अपना फोन लेकर बिस्तर पर आ बैठी और एक गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया है? हम अभी घाट की सीढ़ियों पर हैं। तुम्हारी याद आई तो तुम्हें फोन लगा दिया और तुम पर प्यार आया तो तुम्हें आई लव यू कह दिया। मुन्ना ने कहा, तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? गौरी ने जल्दी से पूछा। हाँ थोड़ा सा, पर अब नहीं हूं, मुन्ना ने कहा। ओ मान, थैंक यू सो मच। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी एंड शाम के लिए आई एम सॉरी। गौरी ने बड़े ही प्यार से कहा। इट्स ओके, बस आगे से ध्यान रखना, हमारा फोन हमारे अलावा घर में बाकी सब भी उठा सकते हैं। हमने तुम्हें माफ किया, मुन्ना ने कहा। तुम अच्छे हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, गौरी ने खुश होकर कहा। सच में? मुन्ना ने पूछा, जिसे आजकल गौरी के मुंह से अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगने लगा था। हाँ सच में, तुम बहुत अच्छे हो और मेरा दिल कर रहा है मैं अभी आकर तुम्हें जोर से हक कर लूं, गौरी ने कहा। गौरी की बात सुनकर मुन्ना हंसने लगा। उसकी हंसी की खनक इतनी प्यारी थी कि गौरी उसी में खोकर रह गई। शिवम का घर, बनारस। वंश अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा निशी के बारे में सोच रहा था और चिढ़ भी रहा था। आखिर निशी ने मुंबई जाकर एक बार भी उसे फोन क्यों नहीं किया? दीना भैया वंश का खाना कमरे में रखकर चले गए। उसे भी वंश ने नहीं छुआ और वैसे ही लेटा रहा। उसके दोस्तों ने पार्टी के लिए उसे फोन किया, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। आज ना उसका बाहर जाने का मन था, ना ही कोई वीडियो गेम खेलने का। लेटे लेटे वंश बिस्तर पर करवट बदलने लगा और फिर एकदम से उठकर बैठते हुए कहा, अगर वो मुझे फोन नहीं कर रही है तो क्या हुआ? मैं तो उसे फोन कर सकता हूं ना, और क्या पता उस बेचारी के पास मेरा नंबर ही ना हो। बेचारी, और वो मुंबई की लड़कियां बेचारी नहीं हो सकती। वो बस मुझे परेशान करने के लिए मुझे इग्नोर कर रही होगी, लेकिन मैं जब तक उससे ये पूछ नहीं लेता कि वो मुझसे बिना मिले क्यों चली गई, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा और ये बेचैनी ये ऐसे ही बनी रहेगी। तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? कर ही लेता हूँ। वैसे भी एक लड़की के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड तो कम कर ही दूंगा, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? कहते हुए वंश बिस्तर से कूदकर टेबल की तरफ आया और अपना फोन लेकर निशी का नंबर ढूंढने लगा।
कमाल की बात ये थी कि निशी का नंबर भी उसने छिपकली नाम से सेव किया हुआ था, जिसे देखते ही वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वंश ने जैसे ही नंबर डायल करना चाहा, एकदम से उसे ख्याल आया और वह फोन होठों से लगाकर बड़बड़ाने लगा। उस छिपकली को फोन करने से अच्छा है मैं नवीन अंकल को फोन करूं। इससे वो खुश भी हो जाएंगी और उन्हें लगेगा मुझे उनकी परवाह है। बातों बातों में मैं उनसे निशी के बारे में भी पूछ लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। अगर मैंने डायरेक्ट उसे फोन किया तो कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और उस पर लाइन मार रहा हूँ। एक काम करता हूँ, नवीन अंकल को ही फोन लगाता हूँ। वंश ने निशी का नंबर हटाया और नवीन का नंबर डायल कर दिया। एक दो रिंग जाने के बाद नवीन ने फोन उठाकर कहा, हेलो। हाँ वंश, कैसे हो बेटा? इस वक्त फोन किया, सब खैरियत? नवीन के मुंह से इस वक्त सुनकर वंश ने अपना फोन देखा जिसमें रात के 11 बज रहे थे। उसने अपना फोन देखा जिसमें रात के 11 बज रहे थे। उसने फोन अपने सर पर मारा और वापस कान से लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अंकल। वो मैंने बस ऐसे ही आपके और आंटी के हालचाल जानने के लिए फोन किया था। सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा। एक्चुअली वो मैं आंटी के हाथों से बनी कॉफी को मिस कर रहा था, बस इसलिए। आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके बेटा। वैसे भी 2 दिन बाद तुम यहाँ आ ही रहे हो तो सबसे पहले तुम मेघना के हाथ से बनी कॉफी पी लेना। नवीन ने हंसते हुए कहा, जी अंकल। बाकी सब ठीक है? आंटी ठीक है? वंश ने अटकते हुए पूछा। हालांकि पूछना वो निशी के बारे में चाहता था, लेकिन एक बाप से डायरेक्ट उसकी बेटी के बारे में कैसे पूछ सकता था? हाँ सब ठीक है, नवीन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तो मैं फोन रखता हूं, मजबूरन वंश को कहना पड़ा। हाँ ठीक है, गुड नाइट बेटा, नवीन ने कहा। गुड नाइट अंकल, वंश ने कहा और कुछ देर खामोश रहने के बाद एकदम से कहा, वो मैं बस ये जानना चाहता था क्या निशी घर? हेलो 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 अंकल, हेलो। शायद उन्होंने फोन रख दिया। आई होप उन्होंने गुड नाइट की बात कुछ ना सुना हो। वंश ने मायूस होकर अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया और खिड़की के पास चला आया। वंश खिड़की के बाहर खुले पड़े मैदान को देखने लगा जहां बस चारों ओर शांति थी और उस शांति से विपरीत था उसके मन में चलता तूफान। मुंबई, नवीन का घर। किसका फोन था? मेघना ने नींद से भरे स्वर में कहा। वंश था। उसने कहा कि वो तुम्हारे हाथों से बनी कॉफी को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए फोन कर दिया। नवीन ने कहा। अरे वाह, पर आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? महिमा ने उठकर बैठते हुए कहा। तुम सो रही थी इसलिए उठाया नहीं। तुम चाहो तो कल सुबह उससे बात कर लेना, या 2 दिन बाद वो यहाँ आ ही रहा है, तब ढेर सारी बातें कर लेना और अपने हाथों से बनाकर कॉफी भी पिला देना उसे। तुमसे पूछे बिना ही मैं उससे वादा कर चुका हूँ। नवीन ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ जरूर, इसमें पूछना क्या है, वो मेरे बेटे जैसा है, मेघना ने कहा। पानी नहीं रखा तुमने? नवीन ने साइड टेबल पर रखे पानी के खाली मग को देखते हुए कहा। मैं शायद रखना भूल गई, मैं अभी ला देती हूँ। मेघना ने उठना चाहा तो नवीन ने उसे रोक दिया और कहा, तुम आराम करो, मैं ले लेता हूँ। नवीन खाली जग लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में आया और जग में पानी भरने लगा। किचन में खड़े नवीन की नजर गैस रूम की तरफ पड़ी तो उसने देखा गैस रूम की लाइट ऑन थी। नवीन ने जग प्लेटफॉर्म पर रखा और गैस रूम की तरफ आया। दरवाजा लॉक नहीं था। नवीन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आया तो देखा गैस रूम में निशी सो रही थी। निशी को वहां सोया देखकर नवीन को अजीब लगा। वह बिस्तर के पास आया और देखा निशी गहरी नींद में थी। ये देखकर नवीन ने उसे जगाना सही नहीं समझा। उसने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा धीरे से बंद करके बाहर चला आया। चलते चलते उसने पलटकर एक बार फिर गेस्ट रूम की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, ये निशी को क्या हुआ है? जब से बनारस से आई है कुछ खोई खोई नजर आती है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर अचानक इसमें ये बदला। क्या वजह हो सकती है? मुझे निशी से इस बारे में बात करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है?
नवीन का सोचना सही था। एक पिता होने के नाते अपनी इकलौती बेटी की चिंता करना आखिर उसका फर्ज जो था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।